हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं करियर कैप्सूल और मैं हूं विजेंद्र कुमार। और आज हमारे साथ हैं आईएएस की परीक्षा में 42 रैंक लाने वाले अलवर के मिस्टर चिराग गोयल। तो आज के इस सेशन में हम लोग मिस्टर चिराग सर से बात करेंगे और उनके सफलता का राज जानेंगे, उनकी पूरी जर्नी जानेंगे। और जो भी बच्चे आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा। पता चलेगा कि जो भी टॉपर्स होते हैं वो उनकी प्रिपरेशन स्टाइल क्या होती है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो सबसे पहले करियर कैप्सूल की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई आईएएस एग्जाम क्वालिफाई करने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विजेंद्र फॉर इनवाइटिंग मी हियर। वैसे तो आपने सब कुछ बता ही दिया है, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। मेरा नाम चिराग है और मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर एंड आई हैव अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 42 इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2019। ओके। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने आईएएस की तैयारी करने का कब सोचा और क्यों सोचा? देखिए, मेरी कहानी जो आप हर रोज सुनते हैं उनसे थोड़ी सी अलग है। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि कैंपस प्लेसमेंट के बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। ओके। एंड देन मेरा पहले से था कि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी है। मैंने आईएएस के बारे में नहीं सोचा था, तो मैंने सोचा था कि कुछ टाइम अपन जॉब करेंगे फिर छोड़कर तैयारी करेंगे, बट एक बार प्राइवेट सेक्टर भी देख लेते हैं कैसे काम करता है। बट मेरी इनिशियल पोस्टिंग ही ऐसी जगह आई कि मैं कुछ दिनों में ही समझ गया कि ये काम अपन से नहीं हो पाएगा। हम आज छोड़ेंगे या फिर 6 महीने के बाद छोड़ेंगे कंपनी, तो इसीलिए बेहतर ये होगा कि अभी से छोड़कर तैयारी शुरू की जाए। ओके। तो इसीलिए मैंने जॉब छोड़कर और दिल्ली में चला गया। मेडीजी मैंने ज्वाइन किया, अगस्त से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके। तो और क्या आप बता इनिशियल सकते मेरा हैं कि आपकी प्लेसमेंट किस कंपनी में हुई थी और ज्वाइनिंग कहाँ पे हुई थी? देखिए, कंपनी का नाम तो मैं नहीं बताना चाहूंगा, ओके। बट ज्वाइनिंग ऐसा था कि ज्वाइनिंग थोड़ा रिमोट लोकेशन पे थी। और मतलब एक अंदर से इंसान को समझ आ जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब होती है, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा है, बट आप क्या चाहते हैं, आपको क्या करना है, ये हर एक इंसान पर डिपेंड करता है। तो मुझे ओके। उस समय समझ आ गया था। मतलब आपकी जॉब जहाँ पे लगी है और जो काम आपको करना पड़ रहा है वो आप ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, आपको ये जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपने बिल्कुल डिसाइड किया बिल्कुल। कि अभी छोड़ देते हैं और अभी से तैयारी करते हैं। तो सर, हाँ जी, बिल्कुल। कोई भी जब जॉब छोड़कर आईएएस की प्रिपरेशन करता है तो जैसा सबको पता है कि ये एग्जाम क्वालिफाई करना आसान नहीं होता है। ठीक है। तो आपके लिए भी एक होगा कि नहीं, ये एग्जाम मैं तैयारी करने तो जा रहा हूँ, जॉब छोड़ रहा हूँ, तो ये कंफर्म नहीं है कि मेरा सिलेक्शन आईएएस में हो ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद मुझे मेरा सिलेक्शन ना हो पाए। तो ये सोचकर जो एक मन में घबराहट होती है और एक टेंशन होती है, वो वैसा सिचुएशन कैसा था आपके माइंड, आपका माइंडसेट कैसा था जब आप जॉब छोड़कर तैयारी के लिए जा रहे थे? आपका माइंडसेट कैसा था? देखिए, सबसे पहली बात है कि रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्व होता ही है जब आप जॉब छोड़कर हम्म। किसी भी चीज़ की तैयारी करने जाएँगे। चाहे वो आईएएस हो, गेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, हम्म। तो 100% तो कोई भी नहीं कह सकता है। ओके। लेकिन बात ये है कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए और एक आपको खुद के पोटेंशियल का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और सिंसियरली मेहनत करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसा है कि अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं, जैसा कि चलिए अब तो आईएएस का भी थोड़ा-सा पैटर्न बदल गया है, रेलवेज़ की सीटें हट गई हैं। ओके। लेकिन आप आईएएस की तैयारी करने जाते हैं, तो ये नहीं है कि आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपका एक आईएएस नहीं निकला तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। हम्म। सिमिलर सिलेबस के हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, ओके। जो कि अगर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि आपसे आईएएस क्वालीफाई नहीं हो रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए और कोई और जॉब भी जॉइन कर सकते हैं आप साथ-साथ। फिर से दोबारा से तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपका जैसे आपका फाइनेंशियल स्टेटस कई लोगों का अच्छा नहीं होता है, बहुत लोग इमीडिएट जॉब के नीड में होते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि एक आईएएस ही है, और भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आप जॉब छोड़कर प्रिपरेशन के लिए जा रहे थे? क्योंकि मेरी फैमिली तो हमेशा ही सपोर्ट में रही है मेरे। ओके। उन्होंने कभी नहीं कहा, जिस दिन मैंने उनसे कहा कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे तैयारी करनी है, और अगर अभी मैं उनके डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा रहा था, पर मैंने उनसे बोला कि अगर मैं अभी तैयारी करता हूँ या कुछ समय के बाद करता हूँ, लेकिन मैं प्रिपरेशन ही करूंगा। ओके। तो फिर वो लोग ने बोला कि ठीक है, तुम्हें जो ठीक लग रहा है वो कर लो। ओके। पर ओके। जो दूसरी बात आपने कही कि गार्जियन अगेंस्ट में होते हैं, तो हम्म। वो एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आप देखिए कि आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ठीक है, है, राइट। तो हर किसी को यही डर रहता है कि मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एग्जाम बहुत सारे लोग दे रहे हैं, सीट्स बहुत कम है, तो क्या हम्म। हम कर पाएंगे? तो यही एक डर गार्जियन के मन में भी रहता है कि एक जॉब मिल गया है, तो ओके। अभी कुछ टाइम काम करके फिर छोड़ो। कोई भी जब आईएएस की तैयारी करने के लिए निकलता है तो सबसे पहला नाम दिल्ली का आता है। तो आप भी जब दिल्ली गए थे बिल्कुल। तो वहां पे जाने के बाद, चाहे अभी इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, वैसे ही बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि वो दिल्ली जाकर तैयारी करेंगे, लेकिन कुछ बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, तो कुछ बच्चे इस डर से भी आईएएस की प्रिपरेशन नहीं करते कि दिल्ली में रहने का जो खर्चा होगा, कोचिंग का जो खर्चा होगा, क्या उसको वो, मतलब उस खर्चे को उनकी फैमिली और वो वियर कर पाएंगे। तो आप एक बार एक आइडिया दे पाए कि दिल्ली में जब बच्चे रहते हैं हॉस्टल वगैरह में, और तो उनका कितना खर्चा आ जाता है पर मंथ? देखिए, कोचिंग की फीस तो एक अलग चीज है, जो कि सब हाँ। लोग, हर जिस कोचिंग में आप जाओगे उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। बाकी उसके साथ साथ हर कोचिंग अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट भी कराती है, स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसके ओके। बेसिस पे वो आपको स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप पहले से खुद से प्रिपेयर कीजिए, थोड़ा सा स्कॉलरशिप टेस्ट कीजिए, ओके। तो आपको चांसेस होते हैं कि 50% तक स्कॉलरशिप मिल जाती है जनरली, अगर ओके। आप अच्छा ऐसे करते हैं ये परफॉर्म। रहने खाने में कितना खर्चा आ जाता है पर मंथ का? देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा देखें कि अगर एक नॉर्मल आपके लाइफस्टाइल है, तो अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 thousand रुपीज पर मंथ ओके। का एक्सपेंस है ही। अगर अगर आप ज्यादा अच्छी जगह लेते हैं तो फिर ज्यादा पंद्रह पड़ेगा। हजार 20,000, वो तो आपके ऊपर है, बट एक नॉर्मल मतलब लाइफ के नॉर्मली लिए आप 8-9 हज़ार रुपए में पर मंथ अपना खर्चा चला मंथली में सकते आप हैं और अपनी खर्चा तैयारी निकाल सकते कंटिन्यू हैं। कर सकते हैं। तो जैसा कि जब भी जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं वो जेई मेन और जेई एडवांस की प्रिपरेशन करके कॉलेज में पहुंचते हैं, और जेई एडवांस और जेई मेन की प्रिपरेशन भी एक काफ़ी टफ टाइम होता है किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। तो आप उस चीज को और अपने आईएएस की प्रिपरेशन को, आपने भी जेई मेन और जेई एडवांस का प्रिपरेशन किया होगा और अपने आईएएस का प्रिपरेशन किया, तो जब आपका पहले लाइफ स्टाइल रहता था और आईएएस में लाइफ स्टाइल रहता ड्यूरिंग प्रिपरेशन, उसको आप कैसे कंपेयर करना चाहेंगे? देखिए कि लाइफस्टाइल तो बहुत हद तक एक ही जैसा होता है, ओके। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपके पास, आपके हाथ में जॉब नहीं है, हम्म। और आपको कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करना ही है, तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ओके। मैं मानता हूँ कि जेई के टाइम से इस समय में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बच्चों ओके। पर। ठीक है, और बाकी लाइफस्टाइल तो सिमिलर ही होता है, जैसे कि आप वहाँ करते थे, कोचिंग जाओ, वापस आओ, पढ़ो, फिर से हम्म। कोचिंग जाओ, वही लाइफस्टाइल यहाँ भी आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लाइफस्टाइल में। और कॉलेज की पढ़ाई का आपके सक्सेस में कितना इम्पोर्टेंस रहा? कॉलेज की पढ़ाई को आप किस तरह से देखते हैं और क्या सजेशन देना चाहेंगे उन बच्चों को जो अभी कॉलेज में हैं, और अगर वो आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किन किन सब्जेक्ट पे फोकस करें और क्लास की पढ़ाई को कैसे यूटिलाइज करें? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जैसा कॉलेजों में माहौल है आज के समय में, बच्चे सिर्फ, हम भी वैसे ही करते थे, बच्चे भी वही करते हैं, पेपर से 2-4 दिन पहले पढ़ेंगे और हम्म। बस पेपर देकर आ जाते हैं। तो हम्म। मैं मानता हूँ कि उस चीज से आपको कोई फायदा कभी नहीं मिलेगा। ओके। आप, अगर आपको जेन्युइनली अपनी क्लासेस का, कॉलेज लाइफ का बेनिफिट चाहिए, तो सबसे पहले आपको जरूरत है अपना एम डिसाइड करने की कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। क्या आपको सच में तैयारी ही करनी है, क्या आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है? क्योंकि हर किसी का अपना अपना माइंडसेट होता है कि अगर किसी बच्चे ने ठान ही लिया है कि उसे गेट, आईएएस या टेक्निकल फील्ड में ही जाना है, तो सबसे जरूरी है कि जो भी
सब्जेक्ट क्लास में चल रहे हैं उनका बेसिक आपको आना चाहिए। ओके। अगर आपको उसका सब्जेक्ट का बेसिक नहीं आता होगा तो आप किसी भी एग्जाम में स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे प्रोफेसर थे जो मतलब अच्छे से पढ़ाते थे, और आप उनके पास लेकर जाइए अपने डाउट तो सब बताते भी हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना गेन कर रहे हैं क्लासेस से। ठीक है, तो एक जो माहौल है उसमें बदलाव की जरूरत है बच्चों को, कि जो करना चाहते हैं उनको अपने कॉलेज लाइफ से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्लासेस के अलावा आप पहले ये समझिए कि आपको कौन सा एग्जाम क्लियर करना है, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आईएएस का अधिकतर सिलेबस जो टेक्निकल पार्ट है वो क्लास में कवर कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एक और पार्ट है आईएएस का जनरल स्टडीज, जो भी 3 साल पहले ही चेंज हुआ है। उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है, खासकर इलेक्ट्रिकल वालों को, क्योंकि सिविल और मैकेनिकल के कुछ सब्जेक्ट जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट से ओवरलैप करते हैं। जैसे आप थोड़ा एग्जांपल देना चाहेंगे? जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और मटेरियल साइंस है, और भी कुछ कुछ होते हैं इस तरह के सब्जेक्ट जो सेम है। बट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कोई सब्जेक्ट ऐसे सेम नहीं होता है, उनको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा वो। तो उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि जब आप एक बार आपकी टेक्निकल पे आपका कंट्रोल अच्छे से हो जाए तो आप उसकी भी तैयारी साथ साथ शुरू कर सकते हैं। मतलब आईएएस में टेक्निकल और जनरल स्टडीज 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन आपका बीटेक का सिलेबस होता है, अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो। दूसरा सेक्शन के कुछ सब्जेक्ट बीटेक में पढ़ाए गए हों, लेकिन कुछ सब्जेक्ट आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिनको आपने कभी नहीं देखा है। और इंटरव्यू भी होता है आईएएस में? हाँ, देखिए आईएएस का एग्जाम ऐसे होता है कि दो पेपर होते हैं आपके प्रीलिम्स के। फिर जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उनको 2 पेपर देने होते हैं मेंस के। फिर जो लोग मेंस क्लियर कर लेते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो ये जनरल स्टडीज वाला पार्ट है, ये सिर्फ प्रीलिम्स में ही आता है। इसके बाद इसका कोई रोल नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप मेंस देखें तो मेंस का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, आपको पूरे आंसर लिखने होते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं या फिर दोनों तरह से पूछे जाते हैं, दोनों तरह से ही सवाल पूछे जाते हैं। वो उसका कोई सेट पैटर्न नहीं है, पर आप देखिए कि ये होता है कि कुछ सब्जेक्ट है जिनसे अधिकतर न्यूमेरिकल पार्ट ही आता है। वो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं डिपार्टमेंट वाइज बोलूँ तो इलेक्ट्रिकल में जो सब्जेक्ट है जैसे पावर सिस्टम है, मशीन्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब। और जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल से हैं, तो जो बच्चे इलेक्ट्रिकल के हैं अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स बता सकें जो जिन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि वो कॉलेज टाइम से ही उन सब्जेक्ट को सीरियसली पढ़ें और पहले से प्रिपेयर करके रखें। ठीक है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। वही सब्जेक्ट हैं पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक, नेटवर्क एनालिसिस और कंट्रोल। ये सब्जेक्ट्स हैं जो मेजोरिटी में पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में। लेकिन गेट की बात करें तो गेट में भी यही सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। तो सबसे जरूरी इन्हीं सब्जेक्ट्स पे आपको कंट्रोल चाहिए अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा आईएएस की प्रिपरेशन करने जा रहा है और उसका सिलेक्शन आईएएस में नहीं हो पाता है, तो उसके लिए और अदर ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा ऑप्शन अवेलेबल है आईएएस के अलावा वो है गेट। गेट का एग्जाम आप ऐसे कह सकते हैं, गेट का सिलेबस आईएएस के सिलेबस से का सबसेट है। मतलब जो गेट में आता है वो सब तो आईएएस में आता ही आता है, उससे अलावा भी आता है। तो गेट सिलेबस इज द सबसेट ऑफ आईएएस सिलेबस, सबसे पहली बात तो। उसके अलावा देखिए, आपके जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, या फिर आपके इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कहूँ, या फिर अगर और ब्रांचेस के लिए कहूँ तो आपके जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स हैं और जो डिपार्टमेंट है, इनके भी एग्जाम्स होते रहते हैं। बट वो फिक्स नहीं होते कि वो कब उनका फॉर्म आएगा, उनका कोई डेट नहीं। वो जब उनको रिक्वायरमेंट होती है तब फॉर्म्स आते हैं। ठीक है, अगर आपको हो सकता है कि आपका कोई ए ग्रेड एग्जाम नहीं निकले, तो आपको हो सकता है कि आपको जूनियर इंजीनियर का पोस्ट भी लेना पड़े कुछ समय के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि
रेलवेज में, एसएससी और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट भी निकालते हैं। तो अगर आपसे क्लियर नहीं हो रहा है, सबसे नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कि आप किसी स्टेज में रह जाएं, तो फिर आप वो एग्जाम क्लियर करके वहां ज्वाइन करके भी आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हैं। सर, जो जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट होता है उसमें ऐसे जीके जीएस के भी क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जीके जीके ऐसे नहीं है कि आईएएस इतना वेटेज नहीं है, बट करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ओके ओके। जो हमारा यूट्यूब चैनल है करियर कैप्सूल, इस पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस साल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, तो उन बच्चों के लिए सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो कौन सा ब्रांच ले, इस चीज को कैसे डिसाइड करें। तो अगर कोई बच्चा कॉलेज में जाने से पहले ही डिसाइड कर चुका है कि उसको गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो उसके लिए कौन कौन से ब्रांच बेस्ट ऑप्शन होंगे? देखिए, आपको आज के सिनेरियो की बात करें तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं सिविल डिपार्टमेंट में। ओके। आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए इंजीनियरिंग के, सबसे ज्यादा जो भी वैकेंसीज आती हैं सिविल डिपार्टमेंट की आती हैं। ओके। मेरा ये मानना। उसके बाद मैकेनिकल और फिर इलेक्ट्रिकल, ये 3 ब्रांचेज ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट वैकेंसी सबसे ज्यादा अवेलेबल है। बट अगर आपको गवर्नमेंट में ही जाना है तो आपका बेस्ट चांस है सिविल डिपार्टमेंट में। सिविल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब का क्या स्टेटस है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम अवेलेबल है। अगर आप ग्रेड जॉब की बात करें जो ऑफिसर पोस्ट होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए, मतलब अगर आप गेट से देखते हैं तो आपको अंडर 100 रैंक चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। नहीं तो फिर आपको मतलब जॉब मिलने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। और आईईएस में तो चलिए हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बराबर ही वैकेंसीज आती हैं, लेकिन इससे अलावा बाकी जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में कम वैकेंसीज आती है। लेकिन तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है तो आईईएस के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल। आईईएस के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ओके। और तो आपके हिसाब से अगर हम इस चीज को कंक्लूड करें तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं इंजीनियर बनने के बाद, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है सिविल इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रिकल, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स को रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि केमिकल में भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी ठीक ठाक निकलती है। इसके बारे में हाँ देखिए, केमिकल में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो केमिकल की वैकेंसीज जो आती हैं वो मोस्टली ऑयल कंपनीज में आती हैं। ओके। ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि कोई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो भी नहीं देते हैं। आईईएस में भी बहुत ज्यादा चांस नहीं है, मतलब आईईएस में तो होता ही नहीं है केमिकल में तो एग्जाम। ओके। तो इसीलिए केमिकल डिपार्टमेंट में अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ ऑयल कंपनीज ही एक आपका मेजर वो सोर्स है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आप केमिकल से हैं तो आपके लिए ओनली वन ऑप्शन गेट है। आपको गेट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, फिर आप पीएसयू का इंटरव्यू देके पीएसयू में जा सकते हैं, वाइल की कंपनीज में जा सकते हैं। कई बार मैंने कॉलेज में ये भी देखा है कि बच्चे जनरली जो कोर डिपार्टमेंट के बच्चे हैं वो कोर में जाना चाहते हैं, बट अगर हम इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेज का सिनारियो देखें अभी का, तो अगर हम टॉप के आईआईटीज और एनआईटीज को छोड़ दें, टॉप के एनआईटीज को, तो जहां तक मुझे लगता है कि कोर में जॉब बहुत कम अवेलेबल है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की ही बात कर लें, अगर सिविल का लड़का कोर में जाना चाहता है तो शायद 1-2 कंपनी ही होती है जो कॉलेज में कोर के लिए आती है। वैसा ही सिनारियो इलेक्ट्रिकल का भी है, मैकेनिकल में कुछ ज़्यादा कंपनियां आती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में और कम कंपनी आती है कोर में, जो अभी का सिनारियो है इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो बच्चा वहाँ कोर में जाना तो चाहता है, बट स्टिल उसको बाई फोर्स आईटी सेक्टर में जाना पड़ता है। तो हम ऐसा क्या कह सकते हैं कि अगर आप कोर में जाना चाहते हैं तो आपको हर हाल में आईएएस को और गेट को एक अदर ऑप्शन लेकर चलना चाहिए, क्योंकि कोर में आप जाना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप जरूरी नहीं कि आपका प्लेसमेंट हो ही जाए, आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, तो आपको अदर ऑप्शन में आईएएस या गेट को लेकर चलना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अगर कोई कोर सेक्टर में जाना चाहता है तो उसको, देखिए मैंने जो ऑब्जर्व किया है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं
जो ये सोचकर आती हैं कॉलेजेस में कि उन्हें ज्यादा बच्चे लेकर जाने हैं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ द नॉलेज और लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो कम लोगों को लेकर जाते हैं। तो कभी कभी फीडबैक ये भी आता है कंपनी से कि बच्चों का जो टेक्निकल नॉलेज है वो अप टू द लेवल नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई सीरियसली कोर सेक्टर में जाना चाहता है देन ही शुड बी क्लियर विद हिज बेसिक्स ऑफ द टेक्निकल सब्जेक्ट। उसको अपने डिपार्टमेंट का टेक्निकल नॉलेज पूरा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप टेक्निकल प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो पैरेलली गेट और आईएएस के प्रिपरेशन हो सकता है कि अगर आप गेट और आईएएस की तैयारी करेंगे तो आप ऑब्वियसली आपको बेसिक और अपना डिपार्टमेंट का सब कुछ आता ही होगा। ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो अगर आप कोर में सच में इंटरेस्टेड हैं तो आपको आप अपने आप को इस लायक बनाइए कि कंपनी आपको लेकर जाए। जॉब की आप हमेशा देखिए कि जिन लोगों का टेक्निकल नॉलेज का स्टैंडर्ड बैच में अच्छा होता है दे इजीली गेट प्लेस इन द कोर कंपनी। सिर्फ इंटरेस्ट सिर्फ इससे नहीं हो जाता है कि हर कोई बोल दे कि मुझे कोर सेक्टर में जॉब चाहिए तो उससे आपको मान लेंगे कि आपको इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप को लायक बनाइए, उतना आप पढ़िए। ओके, तो दोनों के लिए अगर आप कोर में जॉब लेना चाहते हैं, आईएएस और गेट की तैयारी करना चाहते हैं, दोनों के लिए आपको जो कॉलेज का सिलेबस है, कॉलेज की जो पढ़ाई है उसको सीरियसली लेना होगा और डेली उसी तरह से पढ़ना होगा जैसे आप जेई की प्रिपरेशन के समय कोचिंग की पढ़ाई को सीरियसली लेते थे, उसी तरह से इस पढ़ाई को भी सीरियसली लेकर पढ़ाई करना पड़ेगा। तब जाके आप आईएएस गेट और कोर कंपनीज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी होती ही नहीं है कि वो दिल्ली जाकर पढ़ाई कर सके, दिल्ली जाकर तैयारी कर सके। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो ऑनलाइन रिसोर्सेज की मदद से तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा कोई, ये तो एक ट्रेंड बन गया है, स्टीरियोटाइप बन गया है कि आपको दिल्ली जाकर ही प्रिपरेशन करना है, पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर आप सिंसियर हैं तो आप घर बैठकर अपना एफर्ट डालकर बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन सोर्सेज से, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने भी कोर्स जो है वो थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मतलब मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था बट मेरा बैच जून में स्टार्ट हो गया था, तो 2 महीने की पढ़ाई मेरी भी छूट गई थी। मैंने भी ऑनलाइन सोर्सेज या ऑफलाइन रिसोर्सेज से खुद से ही पढ़कर कवर किया था। तो वो एक बहुत बड़ा आपको चैलेंज नहीं है कि अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। सर, जैसा कि मैंने एनआईटी हमीरपुर में देखा है कि कॉलेज में रहकर ही लोग गेट की परीक्षा में बहुत अच्छा रैंक लाते हैं, बट शायद मैंने आईएएस का ऐसा नहीं सुना है कि कोई कॉलेज में रहते हुए ड्यूरिंग बीटेक या जैसे ही बीटेक क्वालिफाई हुआ विदाउट हेल्प ऑफ एनी कोचिंग वो आईएएस क्वालिफाई किया हो। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या कॉलेज की पढ़ाई से कॉलेज में रहकर आईएएस क्वालिफाई किया जा सकता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी कोचिंग? अगर हम पूरा प्रोसेस देखें, मैं इंटरव्यू की भी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ, जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट की भी बात करूँ, टेक्निकल की भी बात करूँ, तो क्या पूरा पढ़ाई हम बिना किसी टीचर की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एनआईटी हमीरपुर में हमने ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एनआईटी हमीरपुर में वो ट्रेंड अभी स्टेब्लिश नहीं हुआ है। ओके। जैसा कि आप बाहर निकलेंगे, मैं गया, मैंने और भी बहुत सारे बच्चों से मिला, बात की, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज के साथ ही बहुत कुछ कर लेते हैं। पर हमारे कॉलेज में ये ट्रेंड अभी तक स्टेब्लिश हुआ नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, आपने कहा कि गेट में स्कोर ले आते हैं, तो गेट में रैंक लाने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत कम है हमारे कॉलेज में। मैं ये मानता हूँ कि हमारे कॉलेज के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन एक माहौल की एक ट्रेंड सेट करने की जरूरत है। ठीक है, दूसरी बात आपने कहा कि आईएएस की, तो बात यह है कि अधिकतर बच्चे वहां तक सोच ही नहीं पाते हैं कि उनको आईएएस कॉलेज के साथ साथ क्लियर करना है। सबसे पहले सोच की जरूरत है कि आप टारगेट बनाकर चलिए कि आपको बीटेक के साथ साथ ही क्लियर करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, पर हाँ, थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि होता यह है कि आप प्रीलिम्स तक तो आपका स्कोर आप ले आएंगे, अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जब मेंस की बात आती है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत होती है। सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम का फॉर्मेट आपको एक लिमिटेड स्पेस में पूरा आंसर एक्सप्लेन करके
सॉल्व देना करना है। होता है। ओके हाँ, और अगर आपने गलत कर दिया तो आप उसको दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास और स्पेस अवेलेबल ही नहीं है। ओके ओके, मतलब एक क्वेश्चन के नीचे वहीं पे स्पेस रहता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। ओके क्वेश्चन लिखा होगा, उसके नीचे ही स्पेस होगा, उसी में आप करिए। और आपने ओके एक बार ओके कर दिया और वो गलत हो गया, तो फिर उसको आप ठीक भी नहीं कर सकते। ओके। तो इस ठीक है। फिर उसके बाद इंटरव्यू की बात आती है, तो इंटरव्यू के लिए भी आपको फिर ये समझने की ज़रूरत होती है कि इंटरव्यू, यूपीएससी का इंटरव्यू किस तरीके से होता है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। हम्म। तो ये मैं नहीं कह रहा कि बिना कोचिंग के आप नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप कोचिंग ले लेंगे मेंस और स्पेशली मेंस और इंटरव्यू पर्पज के लिए, तो एक डायरेक्शन मिल जाती है आपको कि आपको किस तरीके से तैयारी तैयारी करनी करनी है। है। आप ऐसे कुछ बिल्कुल। डिपार्टमेंट के नाम बता सकते हैं जो पोजीशन एक आईएएस ऑफिसर को मिलती है? देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करूं, तो या किसी भी डिपार्टमेंट की बात करूं, तो अभी तक सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं इंडियन रेलवेज में। ओके पर आप लोगों ने अभी सुना होगा कि दिसंबर में रेलवे सर्विसेज मर्ज कर दी गई हैं सारी, तो अब रेलवेज ने अपनी सारी वैकेंसीज सिविल सर्विसेज की, इंजीनियरिंग सर्विसेज की हटा ली हैं। ओके उन्होंने एक नया आइडिया प्रपोज किया है कि हम रेलवेज के लिए अलग से एग्जाम कराएंगे। ओके तो अब मैं ये मानता हूँ कि जो कंपटीशन है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से हटकर जो रेलवे का नया एग्जाम होगा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ओके क्योंकि अधिकतर बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी रेलवेज के लिए ही करते हैं, ओके क्योंकि वही सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और उसी में पॉसिबिलिटी है कि आपको थोड़ा बहुत पब्लिक डीलिंग करने को मिले। ओके। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल में बाकी जो डिपार्टमेंट है वो होते हैं सीपीडब्ल्यूडी, हम्म। जो मेजोरिटी सिविल का डिपार्टमेंट है, बट कुछ वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी आती है। फिर एक है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, एमईएस, ओके जिसमें आपको कैंटोनमेंट एरियाज में पोस्टिंग मिलती है, हम्म। या उसमें आप फिर आर्मी के साथ कोलाब्रेशन में वर्क करते हैं। ओके फिर फिर इंडियन नेवी के लिए भी कुछ वैकेंसीज आती हैं, और भी बहुत छोटे छोटे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज निकलती हैं, जो कि हर साल वेरी करती रहती हैं। जरूरी नहीं है कि हर डिपार्टमेंट में हर साल वैकेंसीज आए। ओके ठीक है। जैसे और भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, जैसे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एक सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज है, और इस तरह के हर ब्रांच के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टेलीकम्युनिकेशन है एक, और भी बहुत से हैं। आप तो इजीली आप कभी भी गूगल करेंगे तो आपको सारे लिस्ट मिल जाएगी किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आ रही है। ओके। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब भी कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए वो अलग अलग तरीका अपनाता है, क्योंकि कभी भी सक्सेस का कोई एक पाथ नहीं होता है, एक रास्ता नहीं होता है। तो आपने भी अपनी तैयारी के दौरान एक स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो किया होगा, या तैयारी कंप्लीट होने के बाद आपको रियलाइज हुआ होगा कि आपने इतने सारे तरीके अपनाए और ये तरीका सबसे बेस्ट था, आपको इसी को फॉलो करना चाहिए था। तो अपनी इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को तो उनको काफी मदद मिलेगी। देखो, सबसे पहली बात तो जैसा कि आपने कहा कि कोई भी एक पाथ नहीं होता सक्सेस के लिए, कोई भी एक स्ट्रेटेजी नहीं होती है। सबके लिए अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, सबको अपना अपना लेवल देखकर अपने अपने अकॉर्डिंग एक पाथ डिसाइड करना होता है। तो मेरे साथ जो था कि मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, तो जब तक कोचिंग चल रही थी तब तक तो हमें समय ही नहीं मिलता था। मतलब एक एक दिन में 10-10 12-12 घंटे तो हम कोचिंग में ही बैठे रहते थे, वहीं पर ही हमारी क्लासेस चलती थी। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता था उसमें हम रिवीजन करते थे अपना। लेकिन एक बार जब कोचिंग खत्म हो गई, तब आप एक टाइम टेबल बनाइए। मैंने जो किया था, मैंने एक टाइम टेबल बनाया था, और एग्जाम से एक हफ्ता पहले तक मैंने अपना टारगेट बनाया कि मैं अपना पूरा सिलेबस एक बार खत्म कर दूंगा। ओके और उसके लिए मैंने हर सब्जेक्ट को उसकी लेंथ के हिसाब से पर्टिकुलर टाइम डेडिकेट किया था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है अपनी गलतियां पहचानना, कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। और वो ठीक हो मतलब वो ठीक होता है टेस्ट सीरीज से। मतलब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टेस्ट सीरीज देना, और फिर उसका एनालिसिस करना कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां की हैं, ताकि आपसे वो गलतियां दोबारा ना हो। अगर आप टेस्ट सीरीज में जो गलती कर रहे हैं वो आप फाइनल एग्जाम में भी वही गलती करेंगे, अगर आपने उसको अभी नहीं सुधारा तो।
और ये जो सिली मिस्टेक है, ये सबसे ज्यादा दुख देती है एंड में, जब आपको पता लगता है कि आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया, आपको फॉर्मूले में कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन एरर हो गया। ये जो मिस्टेक है सबसे ज्यादा दुखती है। तो अगर आप अपनी सिली मिस्टेक्स को एलिमिनेट कर देंगे तो आपकी रैंक बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकती है, मैं मानता हूँ। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, जब भी कोई इंजीनियरिंग करता है एक शब्द आता है जो हर बच्चे के दिमाग में आता है, कितना पॉइंटर। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम और गेट के एग्जाम के लिए पॉइंटर का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, पॉइंटर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम और गेट एग्जाम में। कोई भी आपका पॉइंटर नहीं देखेगा एज लॉन्ग एज आपने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है। लेकिन ये एक बात है कि अगर आपको नहीं पता कि आपका गेट क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, इन केस आपको एमटेक करने जाना पड़ा, वहां पर आपके पॉइंटर को एक इम्पोर्टेंस दिया जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर में कि आपका बीटेक पॉइंटर कितना था। और दूसरी बात मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आप पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़कर अच्छा पॉइंटर स्कोर कर लीजिए। मतलब कम पॉइंटर से अच्छा ही है ज्यादा पॉइंटर। और इनडायरेक्ट वे में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस लड़के का पॉइंटर अच्छा होता है, नो डाउट उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई अच्छे से की होगी। तो अगर आप अपने कॉलेज की पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो आपके आईएएस और गेट की प्रिपरेशन भी साथ साथ हो जाती है। हाँ, ये भी बात है। और साथ साथ ये है कि आप ये देखिए, जब भी आप बाहर जाएंगे, हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, कहीं भी अप्लाई करेंगे किसी भी चीज के लिए, तो एक पॉइंटर होता है आपका जो आपकी सिंसियरिटी शो करता है बाहर की दुनिया को। चाहे आपने जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक स्कोर की हो, पर अगर आपका कॉलेज में पॉइंटर कम है तो एक वो समझ आता है उससे कि आपका सिंसियरिटी कितनी है आपकी, आपके काम के प्रति। तो एकदम अपोजिट सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि अच्छा पॉइंटर बहुत अच्छी बात है, सिंसियरिटी शो करता है। दूसरी बात आपने ये भी कहा कि अगर आप गेट की परीक्षा के लिए जा रहे हैं, गेट से कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो वहां पे आपका पॉइंटर मैटर करता है, बट आईएएस में मैटर नहीं करता है। तो क्या अगर किसी बच्चे का गलती से ही सप्ली आ गया है तो वो बच्चा आईएएस की तैयारी कर सकता है और आईएएस में अच्छा कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। देखिए, बात ऐसी है कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 8-8, 10-10 बैकलॉग थे जिनके कॉलेज में, और वो आईएएस क्लियर कर गए हैं। ठीक है, तो वो एक आईएएस और आपका जो पॉइंटर है, मैं ये मानता हूँ वो कभी आपकी इंटेलिजेंस नहीं शो करता है कॉलेज में कि आप आपकी सिंसियरिटी शो करता है, इंटेलिजेंस शो नहीं करता। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, तो उससे आप नहीं डरिए कि अगर आपकी सप्ली आ गई है, आपका पॉइंटर कम है। अगर आप उस चीज को, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है इंटरव्यू में। अगर आपको ऐसा आपका पॉइंटर कम है या दिक्कत है, तो वो इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाएंगे उस पर, और अगर आप उस पर डिफेंड कर सकते हैं वैलिड रीजन के साथ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप देख रहे थे हमारी बातचीत मिस्टर चिराग गोयल से, जिन्होंने आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई किया है, और हमने बहुत सारे सवाल सर से पूछा और सर ने भी अपने तरफ से जितनी भी उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी और आईएएस की जानकारी थी, सब कुछ हमने बताने का कोशिश किया। लेकिन हमेशा कोई भी चीज़ उतनी नहीं होती कि हर किसी के डाउट्स क्लियर कर सके और हर किसी के ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट हमें जेन्युइन लगता है तो हम चिराग सर खुद जाके उसे रिप्लाई करेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं तो हम एक लाइव सेशन भी अलग से कर लेंगे, जहाँ पे सर आपके डाउट्स क्लियर करेंगे लाइव। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और कोई भी डाउट आता है तो जाकर आप पूछिए।